बच्चों, ओजन एक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और विशेष करके जो कल आपको टॉपिक कराया गया था वो परसेंट वाला, जो एक लेक्चर आपके लिए आया था, उससे पहले तो कैलकुलेशन वाला था। इसके बाद जो कल टॉपिक हम स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस को लेके, उसी में हम लोग आगे चल रहे हैं आज। और उम्मीद करता हूं कि वो चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। तो उससे आगे वाले कंसेप्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर पूरा का पूरा कंसेप्ट फिनिश कराएंगे। और ये मैं दावे के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी टॉपिक होगा, आप कोई भी एग्जाम देके देख लेना, मैक्सिमम कंसेप्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। पर मेरा विशेष रूप से कहना यही है बेटा, सिर्फ पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। बाकी का कुछ दिक्कत आनी नहीं है आगे के लिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर लगे रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी आप लोगों को। क्योंकि ये चीज सच कही गई है कि रिश्ते और रास्ते तभी टूटते हैं जब आदमी पैरों से नहीं दिल से थक जाता है। तो कभी भी दिल से हताश नहीं होना है आप लोगों को, लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलनी है। थोड़ा सा संकट का दौर है, इसको देख करके आप लोग घबराएं नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन है, इसी में एक गांव की वयस्क आबादी में, एक गांव की वयस्क आबादी में 70% पुरुष मेल तथा 60% महिला विवाहित हैं, तथा 60% महिला विवाहित हैं, जबकि कोई भी एक पुरुष, जबकि कोई भी एक पुरुष एक से अधिक शादी नहीं कर सकता। यही शर्त विपरीत है तो वयस्क आबादी का कितना प्रतिशत भाग अविवाहित है, यानी अनमैरिड है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से आप लोग बिल्कुल समझते हुए इन चीजों को चलिए और ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब। यहां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये कही गई है कि एक पुरुष एक से अधिक शादियां नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इस टाइम पे तो एक से ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक से ही आदमी इतना भयंकर तरीके से प्रॉब्लम में है कि वो जीर्णोद्धार की कामनाएं कर रहा है भगवान से। इसलिए एक शादी परम मुक्ति है जीवन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाएं शक्ति हैं और शक्ति से आज के टाइम पे लड़ना, ये निश्चित मान लीजिए भक्ति से ही लड़ सकते हैं, बाकी के कोई हथियार काम नहीं आएंगे आप लोग। क्योंकि महिला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते। कैसे? मैं आपको बताऊं, हमारे एक मित्र थे, तो वैसे ही बेचारे बात करते करते दोनों पति पत्नी बात कर रहे आपस में और मूड में आ गए अचानक। तो वो पत्नी से मजाक के मूड में बोल रहे, बोला यार आज सपने में जो सामने वाली मैडम है ना, वो सपने में है। तो पत्नी का दिमाग टेंशन में हो गया।
उसने क्या बोला, अकेली आई होगी। बोला आपको कैसे पता? बोला उसका हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहा। तो ये चीजें हैं भाई, सबका बर्थडे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ध्यान दीजिए, एक गांव की भैंस का आबादी में 70% पुरुष और 60% महिलाएं कैसी हैं, विवाहित। तो आप लोग एक बात मुझे बताओ, जब एक आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा तो जितने आदमियों की शादी हुई होगी उतनी ही तो महिलाएं होंगी। तो हमें यह पता है कि जो टोटल आबादी है उसमें आदमी है और महिलाएं। लेकिन आदमियों का कितना परसेंट? आप कहेंगे सर आदमियों का 70% और महिलाओं का कितना परसेंट? 60%। ये दोनों की संख्या आपस में कैसी है? बराबर है। परसेंट के मान भले अलग अलग हों, लेकिन जो परसेंट निकालने के बाद वैल्यू आ रही है वो दोनों की कैसी है? समान है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से पुरुषों का 70% और महिलाओं का 60% दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा, तो निश्चित है एक आदमी के पास एक ही तो महिला पाई जाएगी। तो उस कंडीशन में दोनों की संख्या कैसी होगी? समान। तो मैं यहां से इनका रेशियो निकालूं कि भैया आदमी और महिला का अनुपात कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 60/70, क्योंकि परसेंट से तो परसेंट कट लेगी। तो यहां मैं कह सकता हूं कि आदमी 60 है और महिला कितनी है? 70 है। ध्यान देना भैया आराम से। अब आप कह रहे हो सर जीरो काट दो, नहीं काट रहे। इस जीरो को इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि मुझे जब 60 का 70% निकालना पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो डायरेक्ट में निकाल पाऊंगा वहां से। भाई पुरुषों का 70% विवाहित है, तो मैं यहां कहूंगा 60 का 70% कितना है भैया? 42। महिलाओं का 60% विवाहित है, 60% भी कितना आ रहा है? 42। तो आप क्या देख पा रहे हैं से मुझे बताओ, 42 आदमी और 42 महिलाएं विवाहित है। बिल्कुल एक्यूरेसी चल रही है हमारी यहां तक, क्योंकि जितने आदमी विवाहित होंगे उतनी ही महिला होंगी। तो उस कंडीशन में आप क्या देख पाए? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब 84 आदमी मैरिड है और यहाँ टोटल आबादी इन वयस्क की कितनी हो रही है? 130। इस 130 जनसंख्या में से 84 कैसे हैं? शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। अब मुझे बताओ कितने अनमैरिड रह गए? तो आप कहेंगे सर 130 में से 84 घटा लो, तो जो अनमैरिडों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? तो 130 में से 84 हम घटा देंगे तो कितना आया बच्चों? 6 बचे और यहाँ 4 बचे। तो अनमैरिड की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 46। यानी 46 ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। कितने में से? 130 में से। जब मैं परसेंट निकालूंगा तो मैं करूंगा 46/130 इंटू 100। ये कैंसिल हो गए बच्चों, तो ये कितना आ गया? 460/13। 13 × 39, कितने बचे भाई? 70 हो गए। 13 × 5 = 65, कितने बचे? 5। 35 सही 5/13%। तो वयस्क आबादी का 35 सही 5/13% जो आबादी है वो कैसी है? अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हो पाई है। बिल्कुल आराम से समझते हुए चलिए, बाकी का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आनी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से
60% वो 75% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 60% और 75% कम है। तो अब यहां से देखो कई क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके लिए। जैसे यहां उससे पूछा गया है इतनी कम है तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए, कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई। ध्यान से पहले आप एक बार इसको पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% और 75% कम है तो दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि की जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां तीन संख्या लिखी ए, बी और सी, और ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। परसेंट बिल्कुल सिंपल आएगी आप लोगों के लिए, 60% और 75%। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मैं सी को 100 मान लेता हूं, कितना मान लू बच्चों, 100 मान लिया मैंने, तो पहली संख्या यानी दो संख्याओं में ये तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या कितनी कम है, 60%। तो मुझे बताओ 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। तो वो 60 कम है तो कितनी होगी भैया, 40 होगी कि नहीं। दूसरी संख्या 75% कम है इसका, तो कितनी होगी, 25 होगी। तो यहां तक ये चीजें कंफर्म हो गई या नहीं हो गई आपकी, ये बताइए। इतने परसेंट कम, तो उस संख्या की परसेंट निकालनी है वो, और वो घटानी है फिर। और ये फिक्स नहीं है 100 ही माने। मैं कल भी आपसे कह रहा था, आप जो इच्छा हो वो मानने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। अब क्वेश्चन के मेन मुद्दे पे आ जाओ, क्या कह रहा हूं। दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो मुझे बताइए, ये भाई सब कहां पड़े हैं, ये 25 है, 25, और कितना बढ़ाया जाए कि ये 40 हो जाए। तो मुझे बताओ कितने बढ़ाने पड़ेंगे। आप कहेंगे सब 15 बढ़ाएंगे। अगर आप 25 को 40 बनाना चाह रहे हैं तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे आपको, 15 बढ़ाने पड़ेंगे। और कितने में बढ़ाने पड़ेंगे, 25 में इंटू 100। ये 4 बार कैंसिल हो गए, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी भैया, 60% की वृद्धि करनी होगी। अगर हम 60% बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से वो संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यहां से ये भी पूछ सकता था कि भाई साहब ये बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 25, कितनी ज्यादा है, 15, किससे, 25 से, इंटू 100, तो कितने परसेंट आती, 60% आ जाती। ये भी हो सकता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी ये जो परसेंट है ना मेरे भाई, ये थोड़ी सी दिक्कत देने लग जाती है। मैं आपको वो भी यही क्लियर करा दे रहा हूं जिससे दिक्कत नहीं है। देखिए यहां कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 60% और 75% कम है। मैं यहां लिख दूं 28 सही 4/7% और 33 सही 1/3% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसी में बना करके, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है। अब देखो वो चीजें जब 100 पे थी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग।
ये 3 संख्याएं हैं हमारी। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 28 सही 4/7। ध्यान करिए आप लोग, 28 सही 4/7 का मतलब है 14 सही 2/7 का दोगुना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2/7। वो 33 सही 1/3 है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 33 सही 1/3 का मतलब 1/3। जिसपे नहीं आता है वो फर्स्ट वीडियो को देखे आराम से, इसके बाद पता लग जाएगा 2/7 कहां से आया, 1/3 कहां से आया। इतनी ज्यादा है तो भैया पहली संख्या कितनी ज्यादा है इससे? 2/7। और दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है इससे? 1/3। ये 1/3 ज्यादा है। तो मैं कल भी आपको बता रहा था, कभी भी ऐसी पोजीशंस आपको दिखे जब मैं इस संख्या का 2/7 निकालूंगा तो इस संख्या में कितने से भाग जाना चाहिए? 7 से। और इसी संख्या का जब मैं 1/3 निकालूंगा तो ये संख्या में कितने का भाग जाना चाहिए? 3 से। तो इस तीसरी संख्या को मेरे भाई ऐसी मान के चलिए जिसमें 7 से भी भाग चला जाए और 3 से भी भाग चला जाए। तो आप मुझे बताइए आप कितना मान रहे होंगे? तो निश्चित रूप से जो आप मान रहे होंगे कि सब 7 और 3 का भाग जाता है 21 में। तो तीसरा नंबर आप कितना मान लेंगे? 21, 21 मानेंगे। अब मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, 21 का 1/3 कितना होगा? मुझे ये बताइए। आप कहेंगे सर 7 ज्यादा है, 21 का 1/3 होगा 7, तो ये संख्या कितनी ज्यादा है? 7। तो ये नंबर हो जाएगा मेरे भाई 28। अब 21 का 2/7 कितना होगा मेरे भाई? तो 7 से कितनी बार कट गए? 3 बार, 3 दूनी 6। तो ये निश्चित रूप से कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो 21 से 6 ज्यादा कितना हुआ बच्चों? 27। उम्मीद करता हूं ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। अब सुनिए, पहली संख्या 27 आ गई और दूसरी आ गई 28। अगर यहां ज्यादा की जगह कम होता तो इन्हीं संख्याओं को हम क्या कर रहे होते? घटा रहे होते। अब वो क्या कह रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % ज्यादा है। अब ध्यान देना बात पे। दूसरी संख्या कौन सी संख्या से? पहली संख्या से। तो मुझे ये बताओ कितनी ज्यादा है? आप कहेंगे 1 ज्यादा है। किससे? 27 से इंटू 100। जब 27 से हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 27 3 जा 81, बचे कितने बच्चों? 19 अपॉन 27। 3 सही 19/27% वो संख्या क्या है? ज्यादा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % ज्यादा है बच्चों? 3 सही 19/27% ज्यादा होगी। चलिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा सिर्फ रफ और कॉपी लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ लिखते भी चलना है विद सॉल्यूशंस के। फिर आपके पास जो भी बुक हो आप उसको आराम से सॉल्व करिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है, जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20%
18 से ही 3/4% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है, ध्यान देना चाहिए, आराम से समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन वही है, संख्या कितनी है हमारी 3, ए बी और सी। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है। देखिए अगर परसेंट हमारी सिंपल होती तो हम 100 मान करके सीधा उसका काम कर देते भाई, फिनिश हो गया होता वही की भाई। लेकिन एक फ्रैक्शन में आ गई और दूसरी सिंपल परसेंट है, तो आपको फ्रैक्शन में ही लेना पड़ेगा मेरे भाई। तो मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5 ज्यादा है, प्लस वो 18 से ही 3/4%, मतलब क्या हुआ बच्चों, 3/16 कम है। तो मुझे बताइए ये पहली वाली संख्या इससे कितनी ज्यादा है, ए बी और सी। पहली संख्या 1/5 ज्यादा है इससे, 1/5 ज्यादा है। दूसरी संख्या 3/16 कम है इससे 3/16 कम है। अब मुझे एक बात बताओ, ये नंबर ऐसा मानना है जिसमें 5 से भी भाग चला जाए और 16 से भी चला जाए, तो आप कहेंगे सर तीसरी संख्या कितनी है, 80 है। क्योंकि इन दोनों का भाग जाने के लिए 5 और 16 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर 5 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 80। तो तीसरी संख्या कितनी है बच्चों, 80 है। तो 80 का 3/16 निकालेंगे तो 5 बार 5 किया 15 कम है, 80 से 15 कम, तो कितनी आ गई बच्चों, 65। अरे 80 में से 10 के 70, 70 में से 5 गए तो 65। 80 का 1/5 कितना हुआ बच्चों, आप कहेंगे सर 16 आएगा। तो ये 16 ज्यादा है, तो ये नंबर आ गया 96। अब आप मुझे बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है। ये संख्या इस संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी 65 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो मुझे बताओ पहले कितनी ज्यादा है, इसमें से लेस करेंगे हम तो 1 बचा और यहां 3, किससे, 65 से इंटू 100। तो 5 से 13 बार और ये कितनी बार, 20 बार, 620/13। 34 से 52, 13 चौका 52, कितने बचे मेरे भाई 10, 13 सत्ते 91, 9/13%। 47 इज 9/30। इतने परसेंट कब यानी ज्यादा है पहली संख्या दूसरी संख्या से, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे होंगे, देखना गणित यानी जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहां दिए होंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहली संख्या एक तीसरी संख्या से, पहली संख्या एक तीसरी संख्या से 8 से ही 1/3% कम है। 8 से ही 1/3% कम है, जबकि दूसरी संख्या, जबकि दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या के मध्य अनुपात
जबकि दूसरी और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात 19:24 है। तो यहां पूछा गया आपसे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो देखिए आप लोग पहले यहां 3 संख्या दी है, मैंने 3 संख्या लिखी ए बी और सी। इनका रेशियो कितना है बच्चों, दूसरी और तीसरी का 19:24। अब जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, 8 से ही 1/3%। तो सबसे पहले तो हम 8 से 1/3 का इलाज कर रहे होंगे। 8 से 1/3 का मतलब क्या हुआ, 8 या 24 और 1 25, 25/3 डिवाइडेड बाई 100। ये 4 बार कैंसिल हो गए बच्चों, कितना आ गया 1/12। तो पहली वाली संख्या इस संख्या से कितनी कम है, 1/12 कम है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, 24 का 1/12 कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 कम है। तो ये संख्या कितनी आ गई, 22 आ गई, आ गई है भाई। 24 का 1/12 कितना आया, तो ये निश्चित है तीसरी संख्या से 2 कम है। ये 24 है तो 24 से 2 कम कितना होगा, 22। अब मुझे एक बात बताओ, पूछ क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है या ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किससे, दूसरी से। तो दूसरी कितनी है, 19 इंटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 300/90। 19 एकम 19, 11 बचे, 110 हो गए। 110 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, ज्यादा चले जाएंगे मेरे भाई। 19 पंजे 95, बचे कितने 15 अपॉन 90। इतने परसेंट ज्यादा है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा निकल के आई, 15 सही 15/19%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की बात। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, इसे हम लोग कैसे करेंगे। किसी भिन्न के हर में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 40% की कमी की जाए, तो फ्रैक्शन भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी, तो यानी जो इनिशियल फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो उसकी प्रारंभिक
फ्रैक्शन थी उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं आपको एक विशेष रूप से बता दे रहा हूं मेरे भाई, ये सब चीजों को क्रमबद्ध तरीके से आप करते चले जाइए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सब चीजें आ रही होंगी, तो वो 1% भी टेंशन ना लें बेटा। जिस दिन ये टॉपिक फिनिश होगा उस दिन आप लोगों को भी बेस्ट से बेस्ट मिलने का प्रयास मैं करूंगा, 100% देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये ध्यान रखना आप लोग, मोस्टली आपको इतना कुछ मिल जाएगा जो कि एक लेक्चर के अंदर नहीं मिल पाता लोगों को। किसी के भी नोट्स निकाल करके आप करने का प्रयास करना, किसी की भी बुक उठा लेना। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस करना चाहे आप कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर लें। पहले एक बार सिर्फ चीजों को हमें सीखना है। एक बार जब आप सीख जाएंगे तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितना भी बढ़ाए चढ़ाए कुछ भी करें, आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएंगे। खुद अपने आप पेन चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। बिन का अंश कितने परसेंट बढ़ा दिया गया मेरे भाई? 20%। ध्यान देना, अगर मैं फ्रैक्शन लिख लेता हूं यहां x बटे वाई, कोई चीज 20% बढ़ रही है, ध्यान देना। अंश अपने आप में 100% है, हर अपने आप में 100% है। अगर वो 20% बढ़ गया है तो मुझे एक बात बताओ, ये कितने परसेंट हो गया होगा? 120%। ये 40% कम हो गया है तो कितना रह गया होगा? 60% रह गया होगा कि नहीं भाई? ये 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। ये 40% कम हो गया तो कितना रह गया? 60%। और फाइनली जो वैल्यू निकल के आई इनकी वो कितनी है? 4/5। तो देखिए परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो गई, 60 से 2 बार कैंसिल हो गए। हमें x बटे वाई चाहिए, x अपॉन वाई बराबर 2, यहां नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4/10। 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 बार और ये 5 बार। तो हमारी जो प्रारंभिक भिन्न निकल के आएगी वो कितनी होगी बच्चों? 2/5। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें समझ में आ रही होंगी। पिछली बार भी क्वेश्चन यहां से था यूपी पुलिस के अंदर जो आया था, जैसे यहाँ 20 और 40 कम किया गया, वहां दिया गया था 200% वृद्धि और यहां दिया था 250% की वृद्धि की जाए। तो भिन्न निकल के आ रही थी 7/13 और पूछ रहा था भैया मूल भिन्न बताओ आप क्या होगी। 100 से ऊपर भी निकल जाती है कभी कभी चीजें। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, हर चीज अपने आप में 100% है। बढ़ेगी तो 100 में जुड़ेगा और घटेगी तो 100 में से घटेगा। अगर फ्रैक्शन आ गई है तो उसकी प्रारंभिक वैल्यू मैंने आपको बताई थी नीचे वाली होती है, बढ़ रही है तो ऊपर वाली जुड़ेगी, घट रही है तो ऊपर वाली घटेगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम फ्रैक्शन मान रहे हैं x अपॉन वाई, ये 200% बढ़ा दिया तो कितना हो गया बच्चों? 300%। ये 250 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 350%। और फाइनल क्या निकल के आया? 7/13। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से 6 बार और ये कितनी बार? 7 बार। क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे तो बच्चों x बटे वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी 7 × 7 कितना आ गया? 49 और 6 × 13 कितना आया? 13 6 78। ये आंसर आ जाएगा हमारा। सॉरी 78। तो उसकी जो प्रारंभिक भिन्न थी वो कितनी थी? 49/78। ऐसे भी आ सकता है ये चीजें। हाँ, अगर यही परसेंट फ्रैक्शन में आ जाए, आधे दिमाग में सोच रहे होंगे कि साहब अगर यही परसेंट फ्रैक्शन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। कोई दिक्कत लेनी नहीं इन चीजों को लेकर, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितनी भी वैरायटी बनेंगी उनकी सब चीजों को आप देखते चले जाइए। जैसे मैं कहता हूं एक भिन्न के हर में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 18 से ही 3/4% की कमी कर दी जाए, तो जो फ्रैक्शन निकल के आती है वो 11/17 प्राप्त होती है। तो वो आपसे पूछ रहा है भैया उसकी मूल भिन्न क्या होगी?
कुछ नहीं करना आपको। ये जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए इसको, 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप कहेंगे 1/6 वृद्धि हुई है प्लस वहां हर में कितनी कमी आ गई है? 18 से ही 3/4%, मतलब 3/16। 16 पे 3 कम हो गए। फ्रैक्शन x/y। यहां मुझे बताइए, पहले ये 6 थी और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7/6। यहां ये पहले कितनी थी? 16। 3 घट गए तो कितनी हो गई? 13/16। और फाइनल रिजल्ट निकल के आया बच्चों 11/17। करना क्या है? इसका यहां गुणा, इसका यहां गुणा, तो ये हो जाएगा आपका x/y बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11/17 गुणा 13/16। 13/16 और इसका गुणा नीचे होगा तो ये बनेगा मेरे भाई 7/6। 7/6 कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब देखिए कुछ संख्या घट रही है क्या? 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार? 8 बार। इनका गुणा कर लेंगे हम, तो 11 गुणा 13 कितना हुआ बच्चों? 143। 143 गुणा 3 करेंगे 429/17। 119। 119 गुणा 8 करेंगे हम। 119 गुणा 8 करना है तो 800 हो गया, 80 हो गया और ये 72 हो गया। तो यहां निकल के आया 2, 5 और ये 9, 900। तो फाइनली रिजल्ट कितना निकल के आ गया बच्चों? 429/952। जो मूल भिन्न रही होगी वो कितनी होगी? 429/952। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजा मैथ क्लासेज में एक्स स्टूडेंट है, एक्स विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं टोटल? एक्स विद्यार्थी हैं जिनमें बाई सही 3/8%, जिनमें बाई सही 16 है। बाई सही 3/16% विद्यार्थी मूर्ख है तथा मूर्ख विद्यार्थियों की संख्या y है। कितनी है? y। तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा? x + y का न्यूनतम मान क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, यहां ऑप्शन दे रखे हैं आपके 1955, 391, 522, 627। ये 4 ऑप्शन है हमारे। यहां मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू दी गई है कि आपके लिए
कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। तो पहले नंबर तो आप एक बात सोचिए यहां से कि कोई वैल्यू नहीं है और हमें न्यूनतम वैल्यू चाहिए, तो कम से कम उसका मल्टीपल हमको चाहिए। एक बात बताइए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं x, और जिनमें मूर्ख कितने हैं 22 है, 3/16। तो पहले तो ये फ्रैक्शन को सॉल्व करिएगा। 22 सही 3/16%, इसका मतलब हुआ 32, 352, 352 और 3 हो गए 355 बटे 16 इंटू 100। अब एक बात मुझे बताइए, संख्याएं कट रही हैं क्या आपकी? तो आप देख रहे होंगे 5 से कितनी बार कैंसिल हुए? 71 सही, और 5 से कितनी बार कैंसिल हुए? 20 बार। तो यहां फ्रैक्शन निकल के आ गई बच्चों 71/320, 320। ये जो फ्रैक्शन निकल के आई है ना, इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 320 हैं, और इस 320 का 22 सही 3/16% कितना है? 71। तो भैया इनमें मूर्खों की जो संख्या है वो कितनी है? 71। इससे नीचे का ग्राफ कोई जा ही नहीं सकता। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे, न्यूनतम सबसे छोटा मान, यानी 320 में से 71 मूर्ख हैं। तो हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो भैया हमसे पूछ रहा है वो x + y का न्यूनतम मान। तो इससे छोटा मान तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो 320 + 71 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 381। ये आ जाएगी x + y का मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी हमारी। तो यहां तक चीजें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से, दो संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 33 ज्यादा है। ज्यादा है तथा योग का 56% है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड दी नंबर्स, यानी उन संख्याओं को ज्ञात करिए आप लोग, क्या हो सकती है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 33 ज्यादा है तथा योग इनका 56% है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। आराम से समझिए इस चीज को। बड़ी संख्या 33 ज्यादा, तो यहां बड़ी संख्या के लिए ही कहा गया है कि वो योग का 56% है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 56% का मतलब हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे 56/100, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो गए बच्चों? 14 बार, और ये 25 बार। 14/25। योग का 56%, ध्यान देना किसका? योग का 56%, यानी मैं ये कह सकता हूं ये दोनों नंबर्स का जो सम है, जो योग है वो कितना है? 25 है,
और उस 25 में से बड़ी संख्या जो है वो कितनी है 14 है। बड़ी संख्या कितनी है 14। तो मैं यहां लिख सकता हूं बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ध्यान देना मेरे भाई, अगर बड़ी संख्या 14 है और इन दोनों का योग कितना है 25, तो निश्चित है छोटी संख्या कितनी होगी 11 होगी। भाई इस 25 में से अगर एक 14 है तो दूसरी कितनी होगी 11 होगी, तभी तो योग हमारा कितना निकल के आएगा 25 आएगा ना। अब ये बताओ मुझे यहाँ इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे सर 3 का डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात है। और ये 3 रेशियो कितने के बराबर है बच्चों 33 के। तो एक कितने के बराबर होगा 11 के। तो 14 इंटू 11 करेंगे हम 44, 154 इंटू 11 करेंगे तो 121। तो बड़ी संख्या 154 है और छोटी संख्या कितनी आ गई बच्चों 121 निकल के आएगी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों इसी में आगे की तरफ और देखते हैं हम लोग। अब हम जो अगला कंसेप्ट इसके अंदर सीखेंगे वो रहेगी बच्चों हमारी चेंजिंग इन वन कंडीशंस, एक अवस्था में परिवर्तन। एक अवस्था में परिवर्तन वो क्या होता है देखिए ना। जब किसी भी कंडीशंस कोई भी कंडीशन दे रखी हो, अगर उनके गुणनफल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाए, जैसे मैंने कहा भाई a गुणा b बराबर है c। अगर इस कंडीशन को मैं बढ़ा रहा हूं और ये बदलनी नहीं चाहिए, ये जितना है उतना ही रहे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं बढ़ा रहा हूं तो निश्चित है ये वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी। अगर इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है तो जैसे मैं आपसे कह दूं यहां लिखा हुआ है 20 गुणा 40, तो ये कितना है बच्चों 800 आ गया। 800 आया है। अब मैं यहां पे इसकी जगह कर दूं 25, तो ये कितना बढ़ गया 5। ध्यान देना एक चीज बिल्कुल यहां से क्लियर होगी, यहां 5 बढ़ गए और ये मेरे को 800 ही रखना है, तो यहां पे कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहां 32 आएगा, 32 लेना पड़ेगा तब जाकर के वो 800 ही आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां मैंने कितने बढ़ाए 5, तो यहां कितने कम हो गए 8, यहां कितने कम हो गए 8। तो मैं आपसे पूछूं ये कितने परसेंट बढ़ गया है? तो आप कहेंगे सर 5 बढ़ गए कितने पे 20 पे इंटू 100, तो ये कितना निकल के आ रहा होगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर 25% बढ़ गया है। अब ये कितने परसेंट कम हो गया है? तो आप कहेंगे सर 8 कम हो गए कितने पे 40 पे इंटू 100, ये 5 बार, तो आप कहेंगे सर ये 20% कम हो गया है। परसेंट की वैल्यू 25% बढ़ी तो उधर 20% कम हो गई, लेकिन संख्या में ये 5 बढ़ गया तो ये कितना कम हो गया 8। जब दो संख्याओं का गुणनफल 2 या 2 से अधिक कितनी भी हो, मेरा विशेष रूप से आपसे कहना यही है कि अगर दो कंडीशंस में एक कंडीशन कभी भी बदली जाएगी तो दूसरी कंडीशन उसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगी। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी घटेगी। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दे लेना आप लोग। इसी पर आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे होंगे, देखिएगा। इसे आप लोग लिख लें साइड से। जब दो वस्तुओं में से के गुणनफल को स्थिर रखा जाए और एक अवस्था बदली जाएगी तो दूसरी अवस्था उसके विपरीत कार्य करेगी, बिल्कुल अपोजिट चेंजेस होंगे उसके
अगर एक बढ़ रहा है तो निश्चित है दूसरा घटेगा, अगर एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हुआ है तो दूसरा इंक्रीज होगा। ये विशेष रूप से ध्यान दें आप लोग। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने % कम करनी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये ध्यान रखना, कई क्वेश्चन इस पे बनते हैं। जैसे हम कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद किसी भी वस्तु का मूल्य गुणा खपत करेंगे तो क्या निकल के आता है, खर्च निकल के आता है। इसके बाद हम यहाँ कर देंगे 4 गुणा समय बराबर क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। या कोई भी और इक्वेशन बना के दे दे जिसमें 2 मल्टीपल हो और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रखा जाए, तो उस कंडीशन में अगर एक कंडीशन इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। निश्चित रूप से ध्यान रखना इस बात में। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रख लें कि अवस्था 2 कंडीशंस में बढ़ती है। जो पोजीशंस होती है वो 2 कंडीशन में बदलेगी आपकी, एक पहले वाली और एक अब की। तो मुझे बताओ लंबाई कितनी बढ़ा दी गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे लंबाई और यहाँ लिख लेंगे हम पहले और यहाँ लिख लेंगे अब। तो मुझे एक बात बताओ लंबाई कितने % बढ़ाई है उसने, 40%। तो 40% की फ्रैक्शन बना लो मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर 40% का मतलब हुआ 2/5, यानी 5 पे 2 बढ़ गए। तो मैं ये कहूंगा कि सर पहले लंबाई 5 थी और 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 7। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जो चौड़ाई होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी, इसका जस्ट विपरीत होगी। ये 5 से 7 हुई है तो चौड़ाई कितनी होगी, होगी 7/5। क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई हम करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है क्षेत्रफल, 35, और यहाँ पे भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 35। दोनों कंडीशन आपस में बराबर हैं, क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ चौड़ाई पहले कितनी थी, 7, अब कितनी हो गई है, 5। तो कितनी कम हो गई, आप कहेंगे सर 2 कम हो गई। कितने से कम हुई है, 7 से, इंटू 100। भाई जितने से बढ़ रही है जितने से भी घट रही है वो संख्या कहाँ नहीं है, नीचे आनी है। तो 200/7 करेंगे मेरे भाई, तो 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 से ही 2/7। तो 2/7 का मतलब दोगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 से ही 4/7%। कितने % उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। ये कंडीशंस पे जहां वेरिएबल बिल्कुल कांस्टेंट रखे जाते हैं, कोई भी 2 अचर पद हों, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन को अगर आप लोग बिल्कुल कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से दूसरी अवस्था क्या होगी, उसके विपरीत कार्य कर रही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह। मैं आपसे कह दूं जैसे चीनी के मूल्य में 14 से ही 2/7% कमी होने पर एक उपभोक्ता उसकी खपत कितने % कम करेगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे।
ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च नहीं बदले उसका। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ सकता है। जैसे यहाँ कहते थे आपसे कितने परसेंट की कमी होने पर एक उपभोक्ता खर्च में कितने परसेंट कमी करेगा, खपत कितने परसेंट कम करेगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पे अगर एक लाइन में और बढ़ा दूं, यदि प्रारंभिक खपत कमी होने पर खपत कितनी प्रतिशत वृद्धि करेगा, ये होना चाहिए। यदि प्रारंभिक खपत 60 किलोग्राम है तो वर्तमान खपत क्या होगी, ये भी कह सकता है वर्तमान खपत क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से चलिए आप लोग, कितने परसेंट कमी हो गई, तो मैं यहां लिखूंगा मूल्य में, यहां मूल्य लिखा मैंने और यहां क्या आ जाएगी खपत पहले, और यहां लिखेंगे हम 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे 1/7, एक की कमी होगी। पहले 7 थी और 7 का 14 से ही 2/7% कितना होगा, एक की कमी होगी। तो पहले मूल्य 7 था, अब कितना हो गया है 6। तो मेरे भैया खपत जस्ट उल्टी हो जाएगी 6/7। खपत कितनी हो जाएगी 6/7। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले खपत 6 थी, अब कितनी हो गई 7, तो कितना बढ़ गई 1, कितने में बढ़ गई 6 पे इंटू 100। और 1/6 का मतलब क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे सर 16 से ही 2/3%, कितनी बढ़ गई है। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ तक के साथ, कितने परसेंट बढ़ानी होगी, तो आंसर होगा 16 से ही 2/3%। इसी में दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रारंभिक खपत कितने किलोग्राम थी 60, और यहाँ प्रारंभिक खपत कितनी थी 6, और ये 6 कितने के बराबर है 60 के, तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा 70 के। तो उसकी वर्तमान खपत कितनी होगी 70 किलोग्राम होगी। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। परसेंट की बात पूछता है तो ये, और खपत पूछता है तो ये, दोनों में से जो भी पूछे उसका आंसर आप लोग दे देंगे। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पोजीशंस जो होती है ना, इसी पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक उपभोक्ता ₹600 में 5 किलो चावल ज्यादा खरीद लाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य वह वर्तमान मूल्य क्या होगा। दोनों में से कोई भी पूछ ले कि प्रारंभिक क्या होगा और वर्तमान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चंस में होता क्या है, जैसे किसी परिवार का बजट है कि आपको एक महीने के अंदर ₹600 के चावल खाना है। जो परिवार का मुखिया उसने कह दिया ₹600 से ना तो एक ज्यादा दूंगा ना एक कम, ये फिक्स है। इस ₹600 से आप लोगों को ₹1 भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि खर्चा फिक्स है, ₹600 से ना ज्यादा ना कम। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान देना है
यानी खर्चा हमारा फिक्स है कि आपको एक महीने में 600 रुपए के ही चावल खाने, भले इसका मूल्य बढ़ जाए चाहे घट जाए। अब एक बात बताओ, आपको 600 रुपए मिल रहे हैं घर से कि भैया इतने के चावल खरीद लो एक महीने के लिए। आप खरीदने गए, आपने देखा कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव है, तो आप 20 किलो चावल खरीद लाए। अब वहीं पे अगले महीने उसी चावल का मूल्य हो गया, मान के चलिए 20 रुपए किलोग्राम, तो आप 600 रुपए में से कितने किलो खरीद लाएंगे? 30 किलो खरीद के लाएंगे कि नहीं लेके आएंगे? तो ये कंफर्म है कि खपत बढ़ेगी घटेगी किसके अनुसार? मूल्य के अनुसार। लेकिन रुपए कितने फिक्स है? 600 रुपए। तो वही टाइप है अपनी, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसमें, ध्यान देना बस आप लोग। तो हम यहां लिख लेंगे मूल्य पहले और यहां अब। कितने परसेंट कमी हो गई है? 20%। 20% का मतलब कितना हुआ बच्चों? 1/5। तो पहले इसका मूल्य कितना होगा? 5। अब 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 4। तो खपत जस्ट उल्टी हो जाएगी कि नहीं? तो पहले खपत 4 होगी, अब कितनी हो गई है? 5। जस्ट उल्टी होगी उसके, क्योंकि हमें खर्च बदलने नहीं देना है। 5 चौका 20, 4 पंजे 20, बराबर रखना है भैया। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पहले खपत कितनी थी? 4, अब कितनी होगी? 5। तो यहां कितना अनुपात ज्यादा खरीद के ला रहा है? आप कह रहे हो सर 1 ज्यादा लेके आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 5 किलो चावल। कितने किलो चावल? 5 किलो चावल ज्यादा लेके आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं भैया मेरा 1 अनुपात कितने के बराबर है? 5 के। तो 4 कितने के बराबर होगा? 20 किलो के। 5 कितने के बराबर होगा? 25 किलो के। अब एक बात मुझे आप बताओ, पहले वो 20 किलो खरीद के लेके आता था, अब कितने किलो खरीद के लेके आ रहा है? 25 किलो। कितने रुपए में? 600 रुपए में। तो भैया मैं यहां से अगर भाव निकालूं तो मैं क्या करूंगा? 600/20। तो पहले का भाव था उसका 30 रुपए प्रति किलोग्राम, और अब का भाव अगर मुझे निकालना है तो मैं करूंगा 600/25। तो ये आ जाएगा बच्चों 25 दूनी 50। चलिए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य, सॉरी यहाँ आपको प्रारंभिक नहीं बताना है, आपको बताना है इसकी प्रेजेंट रेट क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा ध्यान दीजिए आपको। 10% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी हो गई। तो पहले 10 रुपए था, अब कितना हो गया? 9 रुपए। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे जो खपत होगी वो पहले 9, अब कितनी हो गई? 10। तो मुझे बताओ कितना बढ़ गया? 1 ज्यादा हुआ ना, और 1 ज्यादा कितने के बराबर है? 6.2 के। तो 10 कितने के बराबर हुआ बच्चों? आप कहेंगे सर 62 किलो के। हमें प्रेजेंट रेट निकालनी है तो हम प्रेजेंट वजन ही तो निकालेंगे उसका। अब वो कितने किलोग्राम खरीद के ला रहा होगा? 62 किलोग्राम खरीद के लेके आ रहा होगा। और ये 62 किलोग्राम कितने रुपए में? 837 में। 837/62। तो बच्चों ये देखिए आप लोग, 31 से 2 बार कैंसिल हुए, और ये कितनी बार? 27 बार। और 27 का आधा आ गया 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीजें आपके समझ में आई होंगी बच्चों। चलिए अगली चीजें और देखते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और रह गया है, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस, दलाली की दर 5% से 4% होने पर एक दलाल की आय
अपरिवर्तित रहती है। तो उसके व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा? जो उसका व्यापार है वो किस प्रकार प्रभावित हो रहा होगा? मुझे एक बात बताओ, पहले जितना भी कमा रहा था उसका 5% दे रहा था दलाली, अब जो कमा रहा है उसका 4% दलाली दे रहा है, लेकिन उसकी दलाली की जो पैसे हैं वो उतने ही जा रहे हैं बराबर, हमेशा उसके पैसे कितने जा रहे हैं? बराबर ही जा रहे हैं। तो निश्चित है इनकम बड़ी होगी, तभी तो निश्चित रूप से 4% पहले के 5% के बराबर हो गया ना। तो मैं यह कह सकता हूं कि जो इनकम है, पहले उस इनकम पे कितने परसेंट दे रहा था? 5%, और अब कितना दे रहा है? 4%। तो निश्चित रूप से जो उसका व्यापार है, उस व्यापार की जो कमाई होगी वो निश्चित रूप से जस्ट उल्टी होगी 4/5। विपरीत हुआ होगा, क्योंकि 4 का 5% और 5 का 4% दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे व्यापार जो बढ़ा है वो कितने का बढ़ गया? 1 का। कितने पे? 4 पे, इंटू 100। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 25%। ये आंसर होगा हमारा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आयकर की दर 19% बढ़ने पर शुद्ध आय 6% कम हो जाती है। छह % क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आयकर की दर क्या है? मुझे एक बात बताओ, शुद्ध आय किसे कहते हैं? जो नेट इनकम होती है ना, जिसे हम नेट इनकम कहते हैं, शुद्ध आय जो कहते हैं, वो होती है उसकी इनकम माइनस टैक्स। अगर टोटल इनकम में से जितना हम टैक्स पे कर चुके होंगे उसको घटाने के बाद बच्चों जो राशि बचेगी वो कहलाती है हमारी नेट इनकम, यानी शुद्ध आय। अब मुझे एक बात बताइए, आप 100 रुपए कमा के लेके आए और आप 20 रुपए का टैक्स भुगतान कर दिए, तो आपकी नेट इनकम कितनी आ गई? 80 रुपए आई। ध्यान देना बात को, नेट इनकम आई आपकी कितनी? 80 रुपए। अब मैं यहां ये सोच के चलूं कि सर जो टैक्स है वो 5 रुपए बढ़ जाए तो 25 हो गया, और आपकी इनकम 100 रुपए ही है, तो आपकी नेट इनकम कितनी हो गई? 75 रुपए हो गई। तो मुझे ये बताओ, यहां कितने रुपए कम हुए नेट इनकम में? 5। और यहां जो टैक्स है उसमें कितने रुपए बढ़े हैं? 5। जो पैसे की वैल्यू है, टैक्स 5 रुपए बढ़ा, नेट इनकम 5 रुपए कम हुई। बच्चों पैसे का जो मान है वो हमेशा बराबर बढ़ रहा है, लेकिन परसेंट अलग अलग आ रही है। कि देखिए आप, टैक्स कितने परसेंट बढ़ गया? तो आप कह रहे होंगे सर 5 रुपए बढ़ गए 20 पे, तो कितने परसेंट बढ़ गया भैया? आप कह रहे होंगे सर 25% बढ़ गया है। और यहां आप क्या देख पा रहे हैं? आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां 5 रुपए कम हो गए, कितने पे? 80 पे, इंटू 100। तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। 25 में 4 से भाग देंगे तो 6 से 1/4%। परसेंट की दोनों वैल्यू आप देख पा रहे हैं अलग अलग आ रही हैं, लेकिन उन परसेंट का जो मान निकल के आ रहा है ना, पैसे जो निकल के आ रहे हैं, रुपए निकल के आ रहे हैं, उनकी वैल्यू कैसी है? समान है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि टैक्स का 25% और नेट इनकम का 6 से 1/4% दोनों बराबर होंगे कि नहीं? यानी नेट इनकम का 6 से 1/4% और यहां टैक्स का
25% दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, आप देखिए यहाँ पे नेट इनकम कितनी थी हमारी, 80 थी, और 80 का 6 से 1/4% कितना हुआ बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे 6 से 1/4% कितना निकल के आ रहा है, 5/80 निकल के आ रहा है। 6 से 1/4 का मतलब हुआ 5/80, यानी 1/16, यानी 5 रुपए आ रहे हैं। और यहाँ टैक्स कितना था हमारा, 20 रुपए, और 20 का 25% मतलब 1/4 कितना हुआ बच्चों, 5 रुपए। दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, समान है। तो इस क्वेश्चंस में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भैया जो नेट इनकम कितने परसेंट कम हो गई है, 6%, और यहाँ आयकर की दर, जो टैक्स की दर है वो कितनी बढ़ गई है, 19%। तो मैं कह सकता हूं टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम का 6%। दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर। तो यहां से जो निकल के आएगा टैक्स बटे नेट इनकम बराबर निकल के आएगा 6/90। तो बच्चों एक चीज आप लोग यहां समझ पा रहे होंगे कि नेट इनकम अगर 19 है और टैक्स का भुगतान कितना किया गया है, 6 रुपए का, तो उस आदमी की जो इनकम रही होगी वो कितनी होगी, आप मुझे बताओ। आप कहेंगे सर 25 रुपए रही होगी, क्योंकि 19 रुपए शुद्ध बच गए 6 रुपए का टैक्स देने के बाद। तो वो कमाए कितने होंगे, उसमें 25 ही तो कमाए होंगे, और 25 पे टैक्स कितना दिया गया है, 6। तो मैं यहां लिखूंगा 6/25 इंटू 100। ये 4 बार कैंसिल हो गए बच्चों, कितना आ गया, 24%। ये हमारा आंसर। तो नेट इनकम की जो टैक्स की दर निकल के आई बच्चों, वो कितनी आ गई, 24%। चलिए इसमें जस्ट उल्टा चलता है हमारा, जो परसेंट है उस परसेंट का जस्ट उल्टे निकल के आते हैं रुपए। इसी चीज को मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा होता तो मैं यहां लिखता टैक्स, और यहां लिखता मैं नेट इनकम, और यहां परसेंट। टैक्स की कितनी परसेंट, 19%, और उसकी कितनी है, 6। तो यहां पे जो रेट ऑफ परसेंट निकल के आ रही है, इसका जस्ट उल्टा निकल के आते हैं रुपए, आपके रुपीज। तो वो हो जाते हैं 6/19, जस्ट उल्टे हो जाते हैं। टैक्स 6 रुपए का पे किया है, नेट इनकम 19 रही है, तो निश्चित रूप से उस आदमी की इनकम कितनी गई होगी, 25। और 25 पे कितने रुपए टैक्स दे रहा है, 100 रुपए, सॉरी 6 रुपए। तो 100 पे कितना टैक्स दे रहा होगा, 24 रुपए। और 100 पर कोई भी वस्तु निकलती है वो क्या होती है, डायरेक्ट परसेंट होती है हमारी। इसी क्वेश्चन का पूरा फिगर है। चलिए क्वेश्चनों को ऐसे को ट्राई करना है आप लोगों को, तो आराम से कर देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है, जबकि आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है। जबकि आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है। आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर ही है। लेकिन आयकर पहले के बराबर ही है, यानी जितना टैक्स पहले जा रहा था उतना ही टैक्स अब जा रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में
इन दोनों परिस्थिति में 30% आय कर मुक्त है, यानी 30% पे कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो यहां आपसे वो पूछ रहा है बच्चों, तो इस व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है? तो इस व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए आराम से आप लोग। पहले टैक्स कुछ नहीं बदला, आयकर जितना पहले दे रहा था उतना ही अब दे रहा है। तो मैं यहां निश्चित रूप से लिखूंगा, यहां परसेंट में लिखूंगा पहले और अब आप कह रहे होंगे सही 30% भी तो है, तो 30% पहले भी छूट रहा है और 30% अभी भी छूट रहा है। तो उस चीज को आप लोग यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती उससे कि 30% कर मुक्त है तो टैक्स कितने पे लग रहा होगा बच्चों? 70% पे। और 70% पे पहले टैक्स कितना लग रहा था? 12%। और अब वो 70% पे टैक्स कितना लग रहा है? 10%। तो ये तो कैंसिल ही हो गए हमारे। तो यहाँ पे परसेंट निकल के आ रही है बच्चों हमारी 6/5। तो भैया जो उसकी इनकम होगी ना, वो इसकी जस्ट उल्टी आ जाएगी 6/5, क्योंकि टैक्स दोनों कंडीशन में समान है। तो निश्चित है इनकम ही तो बदली होगी पहले से कुछ, लेकिन परसेंट की जो वैल्यू है जैसे 12 से 10 हुई, लेकिन टैक्स पहले के बराबर ही रहा, तो निश्चित है उसकी इनकम उसके कैसे होगी? जस्ट विपरीत होगी। तो मुझे बताइए इनकम यहाँ कितनी बड़ी है? 1, और ये 1 अनुपात कितने के बराबर है बच्चों? 6000 के बराबर। तो ये 6 कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 36,000। तो आप कहेंगे साहब उसकी जो वर्तमान में इनकम है वो कितनी है? 36,000 रुपए है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। एक व्यक्ति की आय 4,000 रुपये बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 4,000 रुपये। जबकि आयकर की दर उसकी बढ़ रही है साहब 14% से 12%। पहले 14% था और अब हो गया है 12%। लेकिन आयकर पहले के बराबर ही है, जितना पहले आयकर जा रहा था वही आयकर अब जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों परिस्थिति में यहां ध्यान देना थोड़ा सा, यहां थोड़ा सा चेंज हुआ है। दोनों परिस्थितियों में 20% व 30% आय कर मुक्त है, यानी टैक्स फ्री है। पहले 20% पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, दोबारा में 30% पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था बच्चों, वही ध्यान रखना है आपको पहले, और यहां लिखेंगे हम अब। परसेंट की बात करूं तो पहले में कितने परसेंट फ्री था टैक्स? 20%। तो टैक्स कितने पे लग रहा होगा? 80%। और 80% पे टैक्स कितना लग रहा था? 14%। इस पहली राशि के 80% का 14% और दूसरी राशि के 70% पे टैक्स लग रहा है, और वो कितने परसेंट लग रहा है? 12%। दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों? बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो निश्चित है जो इनकम का रेशियो निकल के आएगा मेरे भाई वो जस्ट उल्टा होगा। तो पहले तो इनको चढ़ाओ आपस में, 2 बार कैंसिल हो गए, 2 से 6 बार हो गए, 2 से 4 बार और 1 3 बार। तो यहाँ इनकम का रेशियो आ जाएगा बच्चों 3/4। तो इनकम कितनी बढ़ रही है भैया? आप कह रहे हैं सर 1 बढ़ रही है, और ये 1 अनुपात कितने के बराबर है? 4,000 के। तो यहाँ पूछा क्या है? तो उसकी प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक रेशियो कितना है उसका? 3 गुणा 4,000 करेंगे बच्चों तो उसकी इनकम आ जाएगी कितनी? 12,000 रुपये। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? 12,000 रुपये थी। ये हमारा आंसर होगा।
तो यहां तक जितने भी टैक्स वाले क्वेश्चन थे ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे भाई। इससे आगे आने वाला जो कंसेप्ट है वो है हमारा टू एंड मोर देन टू कंडीशंस विल बी चेंज। अगर हम दो या दो से अधिक अवस्थाओं को परिवर्तित करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या कंसेप्ट लेके चलना है वो कंसेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह वीडियो आप लोगों की यहीं तक रहेगी। बाकी का आप लोग कल परसेंट की अगली वीडियो आपको मिलेगी। बाकी का घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सही रहें, खुश रहें। टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मैं एक दो तो ऐसा चेहरा बना के बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है। तो आपको बड़े प्रसन्न तरीके से रहना है, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।